नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 1 दहन और ज्वाला इस पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बच्चों, हम इस कक्षा में जानेंगे कि पदार्थ कैसे, कौन कौन से पदार्थ ज्वलनशील होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसकी शुरुआत जो है ना, हमें किसी गतिविधि से करनी चाहिए। अब वो गतिविधि क्या लें? आप क्या कर सकते हो? ज्वलनशील पदार्थ और अज्वलनशील पदार्थ, दो तरह के पदार्थ होंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अग्नि को नहीं पकड़ते, आग उनमें जल्दी आग नहीं लगती। जैसे कि पत्थर ले लो आप। अगर आप पत्थर लोगे तो अगर आप अग्नि के पास लेके जाओगे तो क्या पत्थर आग पकड़ लेता है? तुरंत नहीं पकड़ता है। तो इसी तरीके से हम अपने आसपास उन चीज़ों को देखेंगे जो चीज़ें ज्वलनशील हैं और जो अज्वलनशील हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कागज़। कागज़ क्या होता है? कागज़ तो बहुत जल्दी जो है वो आग पकड़ लेता है, उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो वो किस में आएगा? ज्वलनशील पदार्थ में आएगा। बच्चों, आदि मानव जो थे वो क्या उनके पास क्या माचिस होती थी? उस समय तो माचिस नहीं था। तो उस समय वो कैसे करते थे? और वही पत्थर जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें आग नहीं पकड़ता, उन्हीं पत्थर से, उन्हीं को टकराने से, आपने पढ़ा होगा, आपने ज़रूर इसके बारे में जाना होगा सामाजिक विज्ञान में, कि उन्हीं को टकराने से जो चिंगारी निकलती थी, उस चिंगारी से उन्होंने आग की खोज की थी। तो अभी हम लोग एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। आप भी अपने घर पे अपने माता पिता के प्रेजेंस में कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? हमने लिए माचिस। क्या लिया हमने? माचिस है ये। अब माचिस है, हमारे लिए आसान है, हम आदि मानव नहीं हैं, हमें पत्थर को अभी रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये ली माचिस और माचिस से हम जलाने जा रहे हैं एक मोमबत्ती को। तो हमने ये इसको रगड़ा और हमने जला दिया ये मोमबत्ती। अब हम क्या करेंगे? इस मोमबत्ती को जलाने के लिए क्यों जलाया हमने? हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ जो है वह ज्वलनशील है और कौन कौन से पदार्थ जो है वह ज्वलनशील नहीं है। अब ये आपको पता है, आप जानते हैं, लेकिन अब हम कुछ करके देखेंगे। अब हम करके देखते हैं कि ये क्या है। ये मैंने क्या लिया है? ये लिया मैंने एक कागज़ का टुकड़ा। अब इस कागज़ के टुकड़े को जैसे ही मैं लेके गई इस मोमबत्ती के पास, तो कागज़ में क्या हुआ? देखिए आप, कागज़ में आग जो है वो लग गई। अब इसको हम लोग इसी तरीके से अब हम दूसरी वस्तु लेंगे। ठीक है, एक मोमबत्ती से भी हम दूसरी मोमबत्ती को जला रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सूत का धागा बना लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम देखें, यानी कपड़े जो होते हैं, सूत से ही कपड़े बनते हैं। तो हम यहाँ कपड़े को नहीं जला रहे हैं, एक सूत को जला के देख रहे हैं। तो इस सूत से भी हम देख रहे हैं कि ये सूत जलते जा रही है और ये जो मोमबत्ती जो है साथ के साथ जलते जा रही है। तो हम क्या करेंगे? आप अपनी कॉपी में एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें ज्वलनशील पदार्थ और अज्वलनशील पदार्थ दोनों का नाम लिखते चलेंगे। हमने एक गतिविधि की, हमने दो चीज़ें अभी जलाई। पहला जलाया एक कागज़ का टुकड़ा। तो हम कागज़ का टुकड़ा क्या था? कागज़ का टुकड़ा ज्वलनशील है, उसमें तुरंत आग लग गई, तो वो ज्वलनशील पदार्थ हो गया। दूसरा, हमने एक धागे को जलाया। धागे को जलाया, आप जानते हैं, आपने कक्षा 6 में ही पढ़ा था कि एक रेशा जो होता है, धागा जो होता है, उसी से क्या बनता है? उसी से कपड़ा बनता है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी कपड़े का टुकड़ा हम रखेंगे, तो कपड़े के टुकड़े में जब अगर हम अग्नि के पास उसको लेके जाएंगे तो उसमें भी आग लग जाएगी। तो वो क्या हो गया? वो भी ज्वलनशील हुआ। अब इसी तरीके से अब हम क्या लेके गए? अब ये क्या है? एक स्टील की चम्मच। एक स्टील की चम्मच को हम यहाँ लेकर जा रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या स्टील की चम्मच में आग लगी? स्टील की चम्मच में आग नहीं लगी। तो ये कौन से पदार्थ में आ जाएगा? ठीक है,
अदाय यानी कि अज्वलनशील पदार्थ में आ गया। लेकिन इसमें एक बात है जो मैं बाद में आपसे बात करूंगी, वो है इग्निशन टेम्परेचर वाली बात। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसमें आग नहीं पकड़ा। इसी तरीके से ये एक लोहे का रॉड है, लोहे का रॉड है। इस लोहे को रॉड को भी जब हम यहाँ पर लेकर गए हैं तो क्या हुआ, आग पकड़ा? नहीं, ये काला हो गया क्योंकि यहाँ से कार्बन निकलता है इसलिए काला हो गया, लेकिन इसमें आग नहीं पकड़ा। तो ये भी अज्वलनशील पदार्थ हो गया। इसी तरीके से अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक शीशे का टुकड़ा है। शीशे के टुकड़े को भी हम पास में लेके गए, क्या हुआ? नहीं, तो अज्वलनशील पदार्थ हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भी पदार्थ क्या है, ये भी अज्वलनशील पदार्थ है। अब हम एक, मैंने ये पिन लिया है, पिन या फिर एक सुई ले लें यहाँ से। चलिए इस पिन को करते हैं। पिन को थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि मेरे हाथ में आग अग्नि का वो पता ना चले। देखिए अब आप देख रहे होंगे क्या इसमें आग लगी, इस पिन के टुकड़े में? इसमें भी आग नहीं लगी। स्टील था, ये स्टील का है, इसमें भी आग नहीं लगी। ये काला हो जा रहा है लेकिन इसमें भी आग नहीं लगी है। अब हमने ली ये पेंसिल। पेंसिल ली, क्यों ली? पेंसिल में क्या है, लकड़ी है। ये स्केल है, ये भी लकड़ी का स्केल है। इसे भी अगर मैं लेके जा रही हूँ तो क्या इसमें आग लगी? इसमें आग लग गई। आपके सामने देखिए, इसमें आग लग गई है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अब ये लकड़ी क्या हो गया, लकड़ी ज्वलनशील पदार्थ है। तो बच्चों अभी हमने इसमें देखा कि हमने ज्वलनशील पदार्थ और अज्वलनशील पदार्थ जो हैं वह क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं उनमें जो आग लगती है तो उसको हम कहते क्या हैं, और जब आग लगती है तो उसमें क्या क्या निकलता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, इसी से हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर की अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो अब हम आगे देखेंगे कि दहन होता क्या है। तो बच्चों अभी आप देखेंगे, किसी भी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। मतलब ये ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक हो रहा है यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, दहन यानी कि कंबशन कहते हैं। अब दूसरी बात आ गई कि ज्वाला क्या होती है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ क्या है ये ज्वाला। जब कोई चीज़ जलती है तो उससे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फ्लेम निकल रहा है, एक लौ निकल रही है। इस लौ में, ये लौ है क्या, एक्चुअली ये गैस का मिक्सचर है जो गैसेस यहाँ से निकल रही हैं, और इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, जिसमें कि ऊष्मा यानी कि हीट जो है वो बाहर निकलती है, उसी को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि अभी मैं फिर से बता रही हूँ आपको, दहन में क्या होता है कि दहन में कोई भी पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक के द्वारा जल जाने की क्रिया को जलना या दहन या इंग्लिश में कंबशन कहते हैं। जो पदार्थ जलते हैं, जिनमें आग पकड़ लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। दाह्य सब्सटेंसेस, दाह्य पदार्थ, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और जो पदार्थ नहीं जलता है उसे हम कहते हैं अदाह्य सब्सटेंस पदार्थ, यानी कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। वह पदार्थ जो अग्नि या ताप के संपर्क में आने पर, वह पदार्थ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे, ये लकड़ी थी, यह
तीली थी, अगर हम इस तीली को भी जलाते हैं तो वह पदार्थ जो अग्नि या ताप के संपर्क में आने पर तुरंत ही जलने लगे, वह पदार्थ क्या पदार्थ होते हैं? वह होते हैं ज्वलनशील पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब उदाहरण के लिए आप पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, तो आप देखो आपकी गाड़ी कैसी चलती है? गाड़ी भी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। और आपको याद होगा कि पहले जो है, अभी तो खैर गैसेस यूज़ होने लगे हैं, एलपीजी यूज़ हो रही है, लेकिन पहले क्या यूज़ होता था? पहले घर में केरोसिन तेल यूज होता था। उस केरोसिन तेल से क्या करते थे? उसी केरोसिन तेल से जो है स्टोव को हम जलाते थे, उस केरोसिन तेल से, और फिर जो फ्लेम होता था उसके अंदर से जो है तो ईंधन के रूप में केरोसिन तेल जलता था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि पेट्रोल ऐसे नहीं दिया जाता है। पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल पंप आपको बॉटल में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि कई बार लोग जो है इसका दुरुपयोग करते हैं और इसको कहीं भी डाल करके और वहाँ आग लगाने के लिए भी करते हैं, जो कि एक असामाजिक और एक खतरनाक कार्य होता है। तो इसीलिए पेट्रोल जो है नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जो जैसे ही अग्नि के संपर्क में आएगा वो आग पकड़ लेता है, तो वैसे सब जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अब अज्वलनशील पदार्थ, गैर दहनशील पदार्थ, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? वे पदार्थ जो आग की, वायु की स्थिति में भी नहीं जलते हैं, वह गैर दहनशील यानी कि अज्वलनशील पदार्थ जो हैं वो कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे। अच्छा बच्चों, मैं तुम लोगों से बताती हूँ, एक बात पूछती हूँ कि क्या कभी तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि कड़ी धूप में एक हैंड लेंस आप लोग देखते होंगे, आपके लैब में होगा, स्कूल के लैब में होगा, या फिर आपको लेंस बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, बाज़ार में मिलेगा। उस हैंड लेंस को अगर आप धूप में ले जाकर एक पेपर का टुकड़ा लेकर के उसके पर फोकस करेंगे तो क्या होगा? उसमें वो पेपर का टुकड़ा तुरंत आग पकड़ लेता है। जब बहुत देर तक अगर हम एक ही जगह फोकस करेंगे उस लेंस को, मान लीजिए ये पेपर का टुकड़ा है और इस पेपर के टुकड़े के ऊपर हम एक लेंस जो है उस लेंस को लेकर के हम इस पे फोकस कराएंगे, तो क्या होगा? ये इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वह एक जगह फोकस होते होते इसका ताप बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? इसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। जब इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? इग्निशन, अब यहाँ पर हम लोग इग्निशन टेम्परेचर की बात करेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। तो जैसे ही इसका ताप बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा ये गर्म होते जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है, एक ऐसा पड़ाव आएगा जब इसका ताप इतना बढ़ जाएगा कि इसमें आग लग जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप कभी करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जो भी आप करेंगे, क्योंकि आप आग के साथ कर रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा देखते हुए, ध्यान देते हुए, माता पिता या अपने शिक्षक के प्रेजेंस में ही करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। अब हमने जो अभी मैंने आपसे बात की कि पेपर का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता मतलब टेम्परेचर, देखिए अभी हमने जितनी भी चीज़ें जलाई हैं वह तुरंत आग नहीं पकड़ती। एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें जो हैं जो तुरंत आग पकड़ लेती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आग पकड़ती हैं बट कुछ समय के बाद पकड़ती हैं। जो कुछ समय के बाद पकड़ती हैं तब क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर तापमान यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद ही कोई पदार्थ जो है ज्वाला को पकड़ता है, यानी कि आग को पकड़ता है। वह टेम्परेचर, वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है, यानी कि जिसमें आग लग जाती है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उस पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप कहते हैं।
मतलब यह कि वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, मीन्स वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वह जलने लगता है, उस टेम्परेचर को ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को लेकर के आई थी, तो उन चीज़ों को आपने देखा, कुछ चीज़ें तुरंत आग पकड़ रही थी लेकिन कुछ में कुछ थोड़ा सा समय लग रहा था। अब वो समय क्यों लग रहा था? क्योंकि पहले जो भी पदार्थ हम लेके आते हैं उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब बढ़ता है और जब वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तभी उसमें आग लगेगी, अन्यथा उसमें आग नहीं लगती है। धीरे 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 हर सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के बाद जो है उसमें आग लगती है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम होगा उसमें क्या होगा, उसमें तुरंत आग लग जाएगी, और जिसका ज़्यादा होगा उसमें आग लगने में समय लगता है। तो इग्निशन टेम्परेचर जिसका कम हुआ वह जल्दी आग लगेगी। और वो इग्निशन टेम्परेचर कम होता क्यों है किसी भी पदार्थ का, या किसी पदार्थ का ज़्यादा क्यों होता है? उसके रासायनिक तत्वों के कारण, उसके रासायनिक लक्षणों के कारण, उसके केमिकल कंपोजिशन के कारण, उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जाना। वह क्या है? वह ज्वलन ताप, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिस ताप पे कोई पदार्थ ज्वलित हो जाए वही ताप ज्वलन ताप है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम अगले टॉपिक पे। अब हमने यहाँ तक तो ये बात कर ली ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, अज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। लेकिन क्या हर सब चीज़ फेवरेबल हो? अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये जलने वाला पदार्थ है तो क्या ये जल जाएगा अपने आप? नहीं, कुछ शर्तें होती हैं। कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ जो है वो जलता रहता है, ज्वलित होता रहता है। वह शर्तें कौन कौन सी है? यानी कि हम ये कह ले कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, उन बेसिक रिक्वायरमेंट के बगैर जो है ज्वलित नहीं होता, पदार्थ जो है वो जलित नहीं होता। अब आप बोलेंगे कौन कौन? जैसे कि पहला चीज़, वह वस्तु जिसको हम जलाने जा रहे हैं वो ज्वलनशील हो। अब वो ज्वलनशील में कुछ भी हो सकती है, वह गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। उदाहरण हम देख सकते हैं, आपके पास गैस के लिए एलपीजी है, ठीक है, सॉलिड के लिए अगर हम ले तो कोयला है, लकड़ी है, लकड़ी आपके सामने आपने देखा कि लकड़ी में आग पकड़ लिया था, लकड़ी है, कोयला है, ये जो है मतलब कि ये हमारे ठोस वाले हैं। द्रव्य की बात करें तो अभी हमने बात की पेट्रोल है, केरोसिन है, इस तरीके डीजल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो द्रव्य हैं, लिक्विड हैं, लेकिन ये आग पकड़ती हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा? पहला रिक्वायरमेंट है कि जो वस्तु में हम आग लगाने जा रहे हैं, जो वस्तु हम जलाने जा रहे हैं, वह वस्तु क्या हो? ज्वलनशील होना चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए। That substance must be combustible substance। उसके बाद क्या है कि उसके आसपास या ताप जो है ऊष्मा हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम इस मोमबत्ती को जला रहे थे, तो इस मोमबत्ती के पास क्या थी? ऊष्मा थी। इस मोमबत्ती के पास ऊष्मा कैसे थी? हम तो ऐसे रखे हुए थे, ये मोमबत्ती नहीं जल रही है, लेकिन हमने ऊष्मा कैसे दी? हमने इस तीली से, इस माचिस से इसके आसपास ऊष्मा दी, और जब हमने ऊष्मा दी यानी टेम्परेचर हाई किया, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ाया, तो इसमें आग लग गई, तब ये ज्वलित हो गया। दो चीज़ें हो गई। तीसरी ज़रूरत की चीज़ क्या है? वह है ऑक्सीजन। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब हम ज्वलन में होता, मतलब तब दहन में होता क्या है? दहन में ऑक्सीकरण के माध्यम से किसी भी चीज़ का ज्वलित होता है। तो
अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम इस कैंडल को क्या करेंगे, ज्वलित करके देखते हैं। हमने इस कैंडल को यानी कि मोमबत्ती को जलाया। ये मोमबत्ती अब जल रही है। इसके पास क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मोम है इसमें, धागा है इसमें, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। दूसरा, इसके आसपास हमने इन तीलियों से, इस माचिस से इसके आसपास का ताप बढ़ाया था। अब तीसरा क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है। इसे वातावरण से क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, वायु मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ज्वलित रहने के लिए किसी भी पदार्थ को। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसको एक ग्लास से ढक देते हैं। ये आप लोग घर में भी करते होंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, ये मैंने एक शीशे का ग्लास लिया है ताकि आपको दिखे, आप ध्यान से देखेंगे। इस शीशे के ग्लास को हम इसके ऊपर रखने जा रहे हैं और हमने इस तरीके से इसको बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, क्या ये जल रही है मोमबत्ती अभी भी या नहीं जल रही है? मोमबत्ती थोड़ी देर जली, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें से धुआं निकल रहा है, ये जल नहीं रही है। क्यों नहीं जल रही है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। मोमबत्ती तभी जलती जब 3 चीज़ें हमें चाहिए थी। कौन सा? एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो हमारे पास था। दूसरा, हमने ऊष्मा ताप इसको दे दिया था। तीसरा चाहिए था ऑक्सीजन। जैसे ही हमने इसको ढक दिया तो वातावरण से जो इसको ऑक्सीजन मिल रहा था वह ऑक्सीजन हमने काट दिया, वह ऑक्सीजन अब इसको नहीं मिल रहा है। तो जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या ये वस्तु अब जलती रहेगी? नहीं, अब ये वस्तु नहीं जलेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक है। इसका उदाहरण मैं दूंगी। बच्चों, आपके घर के आसपास आपने बहुत बार अपने समाज में सुना होगा कि आग लग गई। आग लग गई तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? आग लग गई, किसी व्यक्ति के अंदर आग लग गई या किसी जगह पे आग लग गई, तो हम ये चाहते हैं कि हम कंबल डाल दें उसके ऊपर। किसी व्यक्ति पे लगती तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं। इसके अलावा आपके विद्यालय में या किसी भी ऑफिस में देखेंगे कि लाल रंग की बाल्टियों में रेत भरे रहते हैं, बालू भरे रहते हैं। वह बालू भी क्यों भरा रहता है? ताकि अगर आग लगे तो फटाक से जल्दी हम वहाँ पर वो बालू जो है वो डाल दें। अब उसका काम क्या है? हमने यहाँ पर इससे क्या किया था, इसको जैसे ही ढका तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट इससे ख़त्म हो गया। जैसे ही अब हम इसके ऊपर कंबल डाल देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर जो जल रहा हो या जिसमें आग लग गई हो, तो कंबल डालते ही क्या होगा, ऑक्सीजन से उनका कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जल्द से जल्द आग बुझ जाएगी। वैसे ही अगर हम बालू डाल देते हैं तब भी क्या होता है, बालू डालने पर भी ऑक्सीजन से कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, इसीलिए जो है वह आग बुझ जाती है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि ज्वलनशील पदार्थों की क्या शर्तें हैं जिसके आधार पे हम जो वो है वो ज्वलित रहते हैं या फिर जलते रहते हैं। इसी तरीके से हम कुछ गतिविधि और करेंगे, एक गतिविधि और करेंगे। जैसे बच्चों, अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक कागज़ का टुकड़ा था, उसको हमने जैसे यहाँ पे जलाया तो वो जलने लगा था। अब हम क्या करेंगे, ये कागज़ की कटोरी हमने बनाई है, कागज़ की कटोरी है। अब हम इसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा। क्या इसमें तुरंत आग पकड़ा? नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? अभी थोड़ा सा और हम डाल देते हैं इसमें पानी। क्या इसमें आग पकड़ रहा है? नहीं पकड़ा। देखिए आपके सामने नहीं पकड़ रहा है। क्यों नहीं पकड़ रहा है बच्चों? क्योंकि अभी ये जो कागज़ है इसमें इसने इग्निशन टेम्परेचर को नहीं प्राप्त किया है, मतलब ये उस तापमान को प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? एक सादा पेपर जो है
वह तुरंत जो है उस ताप को प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक पानी से भरा हुआ पेपर जो है वह क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है कि जो तापमान यहाँ पे गया, इस पेपर पे गया, वह तापमान कहाँ चला गया? वह इस पानी को गर्म करने के लिए चला गया। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है यहाँ पर हीट जो है ये ट्रांसफ़र पेपर से लेकर के फिर पानी तक गया। ठीक है, आपने देखा, मैंने 2-3 बार आपके सामने करके दिखाया है, इसीलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके से इसमें आग नहीं लगी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पे ऊष्मा यानी कि ताप जो है वह कागज़ से निकलकर कहाँ चला गया? पानी में चला गया। यह पानी में जब जाता है तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पानी में गया, जब पानी में वाष्प निकलने लगेगा, पानी इतना गर्म हो जाएगा, पानी में वाष्प निकलने लगेगा, तभी जो है इसमें आग लगेगी। तभी ये इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा और तभी इसमें आग लगेगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि दहन के प्रकार क्या क्या हैं। दहन के प्रकार बच्चों, दहन जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तीव्र दहन। तीव्र दहन एक प्रकार का ऐसा दहन है जिसमें गैस तेजी से जलती है। ठीक है, जल्दी से जली गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस जो है उसको हम ओपन नहीं रख सकते, खुले वातावरण में हम उसको नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो तुरंत आग पकड़ लेता है, तुरंत उसमें जो है आग लग जाती है, उसमें गर्मी और प्रकाश जो है तुरंत पैदा हो जाता है। तो ये क्या एग्जाम्पल है हमारा तीव्र दहन का। उसी तरीके से दूसरा है हमारा स्वतः स्फूर्त दहन, यानी कि दहन का वह रूप जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के स्वतः ही आग की लपटों में बदल जाता है, उसे हम स्वतः स्फूर्त दहन कहते हैं। ठीक है, तीसरा दहन है विस्फोट। अब विस्फोट में क्या होगा? कोई भी पदार्थ, आग मतलब उसमें प्रकाश होगा, गर्मी होगी और उसके साथ एक आवाज़ होगी। प्रकाश गर्मी के साथ एक आवाज़ के साथ जब वो जलता है तो वैसे ज्वलन दहन को हम क्या कहते हैं? उसको हम विस्फोट कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, दिवाली में हम क्या जलाते हैं? पटाखे जलाते हैं। लेकिन जब भी ये विस्फोट होता है तो ये अपने साथ बहुत सारी गैसेस को जो है वह निकालता है, क्योंकि विस्फोट जैसे ही होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ, जिसमें बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत सारा एनर्जी जो है वो निकलती है और विथ साउंड निकलती है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो वह आवाज़ जो विस्फोटक आवाज़ है वो भी सही नहीं है, और दूसरा वह जो गैसेस निकल रही हैं इस तरह के ज्वलन में, वह भी हमारे लिए सही नहीं है, वातावरण के लिए सही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि हमें दिवाली में पटाखे नहीं जलाने चाहिए। देखो, अब आप लोग जिस स्टेज में हो, आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए बच्चों कि दिवाली के पटाखों से हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर दिवाली के बाद जो है 2-3 दिनों तक, ऐसा ये 2-4 सालों से हो रहा है, दिवाली के बाद 2-4 दिनों तक, स्पेशली अगर आप देखेंगे दिल्ली और आसपास के जो एरिया है, पंजाब हरियाणा है, यूपी के कुछ एरिया जो उधर की तरफ हैं, वहाँ पर आप देखोगे न्यूज़ में हमेशा आता रहता है कि उस समय जो है बिल्कुल ही सूर्य नहीं, रोशनी नहीं दिखती है, धूप नहीं दिखती। ऐसा बिहार में भी होता है, हर जगह अभी यही हो रहा है कि दिवाली के बाद 2-3 दिनों तक जो है सूर्य देवता के दर्शन हमें नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि पूरे वातावरण में जो है गैस फैली रहती है। ये गैस अब हम बिना पानी के, बिना भोजन के तो कुछ समय शायद जी लें, लेकिन क्या हम बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है बच्चों कि आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए। यह बात आपके माता पिता भी समझाते होंगे, आपके शिक्षक भी समझाते होंगे। आज फिर हम ये बात मैं फिर से आपके सामने कह रही हूँ कि पटाखों को नहीं जलाइए, क्योंकि आप लोगों का जनरेशन जो है उसके लिए और मुश्किल हो जाएगी और उसके समय तक और पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब हमने दहन के प्रकार जान लिए और हमने बहुत कुछ आज की कक्षा में दहन और ज्वाला और इग्निशन टेम्परेचर इन सब के बारे में जाना। अब आगे की कक्षा में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और गतिविधियाँ करते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।